नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसी राम जी की जो आत्मकथा है मुर्दहिया, उसका वाचन कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा का वाचन हो चुका, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमें छठे भाग चले बुद्ध की राह पर का वाचन करना था, जो कुछ इस प्रकार है। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र, जिनका जिक्र पिछले के भी अंक में किया गया है। धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां आज भी लाखों लोगों की जबान पर थिरकती हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु कभी कभी यूं ही वे कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर बहस करने लगते थे। उनकी ऐसी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी भाषी लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते या बोलते समय फर्क करना नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने गाकर एक जुमला सुनाया। थाई के सरियतवा में सांप बोलेला, थाई के सिकटकुनिया से शप शपा शप। यह जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा इसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते थे। प्रिंसिपल साहब का एक अन्य रोचक आदत थी। जाड़े के दिनों में कागज की पूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए वे अपनी नाक में डाल डालकर चलते हुए बार बार छींका करते थे। इसका भी असर यह हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र लेजर के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज डालकर छींकने लगे थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बहुत बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। और ये वही हैं धर्मदेव मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल हैं। गोपियों द्वारा यमुना में नहान तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी पर पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्य को वे इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र चुराने की कल्पना में मशगूल हो जाता था। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोखरा काल्पनिक यमुना में तब्दील हो जाता था। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर आकर्षण का केंद्र देखते रहे। जब भी वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हुजूम देखते रहते। जब भी वे मंदिर से निकलकर हुजूम हाथों के इशारे अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे। प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताए कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रयी शाखा के भक्तों में सखी संप्रदाय से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण के पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते हैं। ये साधु बाबा उस मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरी रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले एक अध्यापक पारसनाथ पांडे थे, जो राहुल सांकृत्यायन के गांव के कनैला में रहते थे। वे कक्षा में अक्सर बताते थे कि राहुल सांकृत्यायन बचपन में ही घर से भाग गए थे तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहते थे। उनका यह भी कहना था कि राहुल गोमांस खाते थे और हिंदू धर्म के विरोधी थे। गोमांस यानी गाय का मांस खाते थे और हिंदू विरोधी थे। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते रहते थे कि इनके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती थी कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है?
इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इन सब बातों के अलावा पांडे जी की राहुल के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी का बचपन में घर से भागना और कम्युनिस्ट के रूप में रूस में रहना, गोमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोधी होना तथा वोल्गा से गंगा की रचना आदि ऐसी जानकारियां थी जिनके चलते मेरे अंदर राहुल सांकृत्यायन के प्रति बड़ी एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। वोल्गा से गंगा पढ़ने की इच्छा दिन प्रतिदिन बलवती होती चली गई। इसकी अनुपलब्धता ने अपने आकर्षण को और भी तेज कर दिया था। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ, जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय के पुस्तक फाइटर्स एंड फ्रीडम, स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। महत्वपूर्ण है, फाइटर्स ऑफ फ्रीडम में कितने महापुरुषों का? तो 6 महापुरुषों का, जिनमें नाम दिया हुआ है नेहरू का, अब्राहम लिंकन का और गांधी का चरित्र चित्रण था। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता था। गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन। राजा का नाम था शुद्धोधन। उनकी रानी महामाया राजधानी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। परिणाम स्वरूप लुम्बिनी के जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आई। यह शिशु सिद्धार्थ कहलाया। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार हो अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्जर बूढ़े, एक गंभीर रूप से बीमार तथा एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी से जवाब मिला कि हर व्यक्ति की यही गति होती है। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपने तलवार से अपने सिर के बालों को काट दिया और राजसी परिधान फेंककर भिखारी के रूप में निकल पड़े। अंततः गत्वा बोध गया में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपश्यना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में देखिए उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के अंततः गत्वा उन्हें बोध गया में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपश्यना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था दुनिया के में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। देख लीजिए 4 आर्य सत्य का जिक्र है। क्या है? दुख का कारण है, दुनिया में दुख है, सबसे पहले दुख है तो दुख का कारण होगा, तो दुख का निवारण भी होगा और दुख निवारण का मार्ग भी होगा। तो ये 4 आर्य सत्य है। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञा, शील तथा समाधि से जुड़े अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। मैं प्रायः अपने गांव में बूढ़ों, बीमारों तथा कभी कभी अपनी मुर्दहिया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर कर देखता और वैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक
ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दहिया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगती थी जितना कि अब। मुर्दहिया से लगे गिद्धों वाले पेड़, बड़े पीपल के पेड़ की जड़ पर मैं अक्सर बैठकर घुटने पर केहूनी टिकाए हुए हाथ पर मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता था और एक अनियत भविष्य की कल्पना में सो जाता। इस दौरान उस पीपल की ऊंची पुतलुकियां डालों पर बैठे गिद्धों की दूधनुमा सफ़ेद विष्ठा फचफचाकर मेरे सिर पर गिरती, जिससे तंद्रा भंग होते ही सारे विचार भी भंग हो जाते हैं और मैं प्रायः पलाश के पत्तों से सिर को पाँचता हुआ पत्तू मिस्र के पोखरे की तरफ भागा। मुर्दहिया पर चरवाहों के बीच अब ना तो वह पुरानी अब यहाँ अब होना चाहिए अब ना तो वह पुरानी लकड़ ध्वनि पसंद आती है और ना ही उस पर नटिनिया का नाच। मेरे वैरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चिखुरी हमेशा अपनी सहमति जताते। चरवाही के दौरान हम दोनों किसी के खेत से पकी पकी धान की बालियां पांग कर लाते और गमछा बिछाकर उन्हें लाठी के हूरे से मुसल कर कूच कूच कर चावल बना देते। इस थोड़े से चावल को हम मुर्दहिया पर आग जलाकर छोटी सी मिट्टी की भरुकी में पकाते और वहीं किसी की बकरी को दूध पलाश के पत्ते के दोने में दूध निकालते। बकरी के इस कच्चे दूध में सिंघोर की पत्ती के तोड़ने से निकलते द्रव को 1-2 बूंद मिला दिया जाता, जिससे तत्काल दही जम जाता था। भरुकी में ही मटर की दाल पकाई जाती, जिसमें पलाश का पत्ता डाल देने से वह तुरंत गल जाती थी। इस प्रकार के वन विहार से मैं प्रायः अपने संभावित वैरागी जीवन का अभ्यास करता। जोनहरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात के सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लूहा लूहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात और थी कि जोनहरी के खेत सुदेसर पांडे के होते थे। उस दिन बड़ी संख्या में सियार जोनहरी की अधकच्ची बालियों को खा जाते थे, अतः गांव वाले सियारों से बहुत चिढ़ते थे। इस चिढ़ के कारण सियार देखते ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ा लेते थे। उन दिनों 63 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर एक पुराना बूढ़ा बैल था जो अब हरवाही के काम नहीं आता था। वह जब भी जमीन पर बैठता तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए उठाने के लिए 2 व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की कांडी लगाकर डालकर ऊपर की तरफ टानते, तब जाकर वह उठ पाता था। इस बैल को घर वाले बूढ़ऊ दादा कहते थे। यहाँ देखिएगा बूढ़ऊ दादा कौन है, तो लेखक के दादाजी ना होकर के बैल है बूढ़ा। अंततोगत्वा एक दिन बूढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गए कि बांस की कांडी से उठगन देने के बावजूद नहीं उठ पाए। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। चौधरानी चाची तथा मेरी माँ समेत घर की कई महिलाएं बूढ़ऊ दादा को घेर कर घूरने लगी। बूढ़ऊ दादा के चारों पैर एकदम तनेन हो गए। जाहिर है कि अब वे इस दुनिया से जा चुके थे। मुर्दहिया पर कर्मकांड स्वरूप मुन्नर चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी के काम में गिद्धों ने अपनी महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्नर चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना, क्योंकि वे बुरी तरह नोच नोच कर मांस खाते हैं। बूढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे घर वालों की यह अजीब संवेदनशीलता थी। अतः मेरे साथ गांव के कुछ अन्य चारवाहे शाम तक सियारों को खदेड़ खदेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धों ने बूढ़ऊ दादा के मांसपिंड को कंकाल बना दिया। कल्पना में मैं इस कंकाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ाकर बूढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काड़ी से उठगन देकर खड़ा करने की कोशिश करता। अपनी इस कल्पना की नाकामी से मैं बार बार निराश हो जाता था। अंततोगत्वा चौधरानी चाची के कथनानुसार मैं बूढ़ऊ दादा के कंकाल से 2 बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां लेकर घर आया। ये पसलियां नए सिरे से ब्राह्मणों से संभावित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बहुत प्रभावित करने लगी थी। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिरैया कोटा थाने में सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का निधन हो गया है। यह देखिए 14 अप्रैल 1963 वो दिन दिया हुआ है। प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का निधन हो गया है, इसलिए दोपहर बाद स्कूल में छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में मातम सा छा गया था। सारे बच्चे राहुल के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहते थे, किंतु अफसोस यह था कि पारसनाथ पांडे द्वारा दी गई
याद रखिएगा। राहुल का जो राहुल जी के बारे में, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कौन से सर बताते थे? तो पारसनाथ पांडे। याद रखिएगा कि पारस के पेड़, पारसनाथ एक पहाड़ भी, आप उससे भी याद रख सकते हैं, या पारस का पेड़ से भी याद रख सकते हैं, दी गई थी। उस पुरानी जानकारियों के अलावा कुछ नया कुछ भी नहीं था। उस दिन हम बड़े दुखित मन से घर आए थे। इसके तुरंत बाद 9वीं कक्षा के इम्तिहान हुए और हम 10वें में चले गए। साथ ही मई जून की गर्मी की छुट्टियां हो गई। पिताजी ने छुट्टियों में मजदूरी करने के लिए मुझे विवश कर दिया था। अतः अधिकतर समय में गन्ने की सिंचाई के लिए सुदेसर पांडे की रहट हाँकता रहा। इन छुट्टियों के दौरान मेरे स्कूल के 2 अध्यापकों ने मुझे एक विचित्र कार्य सौंपा था, जिसके लिए मुझे काफ़ी खतरा बोल लेना पड़ा था। ये दोनों अध्यापक क्षत्रिय तथा कम उम्र के थे। इन दोनों अध्यापकों से हमारी कक्षा की एक क्षत्रिय छात्र का बेहद लगाव हो गया था। इस छात्र का स्कूल से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव था। ये दोनों अध्यापक मुझ में बेहद विश्वास रखते थे, अतः उस छुट्टी के दौरान वे संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर मुझे देते, जिसे लेकर मैं उस छात्र के गांव जाया करता था। यहाँ छात्रा होना चाहिए। छात्रा के गांव जाया करता था। उस गांव के पास भी एक पोखरा था, जिसके किनारे एक भीटा पर एक कमरे में शिवलिंग का वाला मंदिर था। उसमें कोई पुजारी नहीं होता था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी मंदिर पर चिट्ठी सौंपना होता था। मैं इन दोनों अध्यापकों द्वारा लिखित चिट्ठी को पलाश के एक बड़े पत्ते का लिफाफा बनाकर उसके अंदर रखकर बबूल के बड़े बड़े कांटों से सील देता था। उन दिनों प्रायः लोग पलाश के पत्ते में फूल लपेटकर मंदिरों के पूजा के लिए जाया करते थे, इसलिए मैं भी चिट्ठी की पहचान मिटा देने के हिसाब से पलाश के पत्ते के दोने में उसे पूजा के फूलों की शक्ल दे देता था। पोखरे के पास गन्ने के खेत थे। मैं उन्हीं गन्ने की फसलों के बीच छिपा रहता था। इस बीच पोखरे के मंदिर के पास उस छात्र के आते देख मैं जल्दी से उस दोने में वही फेंक कर पुनः गन्ने की खेत में आ जाता था तथा उस छात्र द्वारा जवाब में लिखी गई चिट्ठी को वापस लेकर उन अध्यापकों को सौंप देता था। इस तरह मैंने 3 चिट्ठियों का आदान प्रदान, देखिए कितनी चिट्ठियों का जिक्र है। इस तरह मैंने 3 चिट्ठियों का आदान प्रदान उस छुट्टी में सफलतापूर्वक किया था। इस प्रकार मैं इस प्रयास में मैं भयंकर रूप से डरा हुआ रहता था, क्योंकि वह छात्र एक बड़े जमींदार की बेटी थी। अंततः इस त्रिकोणीय कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकल सका। 10वीं कक्षा के मध्य में ही उस छात्रा का कहीं अन्यत्र विवाह हो गया। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारे ओझा सोखा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर में एक बड़ी जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। देखिए, जो ओझा सोखा रिश्तेदार थे इनकी भाभी के जो परिवार वाले थे, लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के घर में लाल घोड़ा पाला जाता था, तो जो उनका एक्का खींचता था। उनके घर वाले जहाँ कहीं भी जाते वे उन्हें अपने इक्के का इस्तेमाल करते थे। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिरैया कोट चले गए। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में ही भयंकर शराबी बन गए थे, अतः उन्होंने चिरैया कोट थाने के पास स्थित देसी शराब के ठेके से 1 बोतल शराब खरीदी। उन्होंने एक मीट की दुकान से 1 किलो मीट भी खरीदा। वहीं चिरैया कोट मोड़ पर सड़क के किनारे आहरा लगाकर एक मिट्टी के घड़े में खड़े मसाले वाला मीट पकाना शुरू कर दिया। एक अन्य हड़िया में चावल पकाया गया। लाल बहादुर सिंह ने उस दिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे एक तरह से जबरन शराब पिलाई। पहला घूंट आज भी याद है। उसकी कड़वाहट से सुनसुनी चढ़ गई थी, किंतु थोड़ी देर बाद जब नशा चढ़ना शुरू कर दिया तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार बढ़ गई। हम दोनों मीट चावल के साथ पूरी बोतल खाली करके सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। कुछ होश हवास नहीं था। पास में इक्के में बंधा उनका घोड़ा जब जब हिनहिनाता रहा। भयंकर नशे की हालत में उस घोड़े की उपस्थिति सोचकर मुझे बड़ी राहत मिलती थी कि जैसे तैसे घर वापस पहुंच ही जाऊंगा। शराब पीने की इस पहले ही अवसर ने मुझे नशे में एकदम चकनाचूर कर दिया था, किंतु बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जब घर वाले इस हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। उठकर हम दोनों कुछ कदम चलने का अभ्यास करते, किंतु बहराकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। इस बीच आजमगढ़ से गाजीपुर जाने वाले यूपी रोडवेज के, देखिए आजमगढ़ से यूपी जाने वाली यूपी रोडवेज की 7 बजे शाम वाली बस भोंपू बजाते हुए हमारे बगल से गुजर गई। उसकी तेज हेडलाइट की से हमारी आंखें चौंधिया गई। हमारे पास कोई घड़ी तो नहीं थी, किंतु इस बट्स के चिरैया कोट से रोज 7 बजे गुजरने वाली घोषित समय सारणी से मैं यह सोचकर अत्यंत चिंतित होने लगा था कि अपने गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। मैं बार बार लाल बहादुर सिंह के गांव चलने को कहता तो वे हर बार अपने गांव ले जाने की जिद करने लगते।
हम दोनों अपनी अपनी जिद पर काफ़ी देर तक अड़े रहे। अंततोगत्वा उस घोर नशे की हालत में लाल बहादुर सिंह की सामंती पृष्ठभूमि जाग उठी और वे काफ़ी देर तक शब्दों में ही मेरी माँ बहन का इस्तेमाल करते रहे। उनके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं एकदम अवाक रह गया था। मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए वहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्थित अपने गाँव की तरफ चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 50 कदम चला था कि पीछे से तेजी से आकर लाल बहादुर सिंह मेरी दोनों टांगों को पकड़कर बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगे। उनके मुंह से बार बार निकला था, हम तोहके कितना गरियली हैं। हम दोनों वापस इक्के के पास आ गए और लाल बहादुर सिंह घोड़े को चाबुक से बार बार प्रहार करते हुए मेरे गांव की तरफ चल पड़े। अंधेरी रात में घोड़ा बार बार बिदक कर सड़क पर न हट जाता था। इस प्रक्रिया में उस घोड़े पर सैकड़ों चाबुक पड़े थे। हम बड़ी मुश्किल से देर रात तक सोता पड़ने पर अपने गाँव पहुँचे। लाल बहादुर सिंह को देखकर रात में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बैल वाली हौदी में मैंने चारा पानी डाल दिया और घोड़े को खूंटे से बांधकर हम दोनों घर के सामने हुए मंगरपुर लौट गए। सवेरा होने पर लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए मंगरपुर लौट गए। दूसरे दिन उनके जाने के बाद एक बार फिर मेरा सामना नग्गर चाचा की गालियों की बौछार से हुआ। शराब पीने की इस घटना से घर वालों के इस तर्क को बड़ा बल मिला कि अब मैं एक छटा हुआ आवारा लफंगा बन गया हूँ। मेरी पढ़ाई छुड़ा देने की मुहिम को एक नया बल मिल गया। शराब पीने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ब्राह्मण हमारे घर वालों से कहते कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों की सलाह से घर वाले 100% सहमत हो जाते थे। ब्राह्मण यह उदाहरण देते कि बभनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बभनौटी का कोई बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। ज़्यादा पढ़ने से पागल होने की अवधारणा को ब्राह्मणों ने इतना प्रचारित कर दिया था कि हमारी दलित बस्ती में सनसनी फैल गई थी कि सबसे बड़ी समस्या मेरे पिताजी की थी। घोर अंधविश्वासी और धार्मिक होने के कारण ब्राह्मणों की हर बात को एकदम सही मान लेते थे। ब्राह्मण यह तक देते कि शराब पीना पागलपन की ही निशानी है। उसकी इस बात से पिताजी बिल्कुल आश्वस्त हो जाते थे। एक बार तो ऐसा लगा कि 9वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं बार बार पश्चाताप करता कि लाल बहादुर सिंह के, ये नाम बहुत याद रखिए, लाल बहादुर सिंह के साथ क्यों चला गया। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते थे कि वे बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाएगा। इस संदर्भ में पिताजी की एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते, घोड़वा के देखी के मैं दफिया नाल मराई तका उ जिंदा रही। पढ़ाई छूट जाने की आशंका से आतंकित होकर मैं मन ही मन बार बार कसम खाता कि भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा। यह सब सोच ही रहा था कि पिताजी ने खींचकर सुदेसर पाड़े के खलिहान में मुझे दवरी के काम में लगा दिया था। 2 बैलों को जुआठे में नादकर जी तथा गेहूं आदि की बाली समेत डंठलों को कुचलने के लिए गोलाई में हाँका जाता था, जिसे दवरी कहते थे। दवरी के द्वारा ये डंठल भूसा बन जाते थे, जिससे ओसाकर अनाज को अलग कर दिया जाता था। दवरी करते समय बैलों के मुंह में जाबी यानी रस्सी से बनी जाली से बांध दिया जाता था, ताकि वे जौ गेहूं ना खा सकें। दवरी एक बड़ा उबाऊ काम होता था, जिसमें बैलों को दिन भर हाँकना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली थी। जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था। घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे। मेरे सामने यह एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे दुखित देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगती थी, किंतु वह भी बेबस थी। वह कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। बाद में उबकर मेरी माँ रात के अपने खाने में से आधा बचाकर ताखा में रख देती थी, जिसे ना चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। 10वीं कक्षा में मैं अत्यधिक दुखित रहने लगा। घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्रायः गालियों के संबोधन से पुकारा जाता था। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा पानी देने का काम मुझे सौंप दिया जाता। रात में सबसे बड़ा संकट यह था कि चिराग ना होने से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता था। पहले एक ढिबरी जलाकर पढ़ा करता था, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। घर में एक लालटेन जरूरी थी, किंतु घर वाले इसका इस्तेमाल बहुउद्देशीय कार्यों के लिए करते थे। अतः रात में ना पढ़ पाना मुझे सबसे ज़्यादा खलता था। उधर स्कूल में हर्ष विवाद का मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ स्वर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे।
ऐसे छात्रों में से एक थे अंबिका सिंह। यहाँ याद रखिएगा कि अंबिका पांडे भी हैं और अंबिका सिंह भी हैं। प्रवृत्ति से वे हिंसक नहीं थे और वे हमेशा शराफत से बात करते थे। उनकी मूल शिकायत यह थी कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले दे देता हूँ। इसका तकिया कलाम था, तू काहे के बड़ा तेज बनेला। इस तरह के आक्षेपों से मैं कक्षा में कुछ बोलने से हिचक जाता था। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास के क्षत्रिय हमारे जो उनके स्कूल के जो संस्थापक थे हरिहर दास, वो भी क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में थे एक सुग्रीव सिंह, जो हाल ही गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे। वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में वे कहते, इन लठवन से मत डरिया, इनकर ठकुरई ना चली। शीघ्र ही सुखदेव सिंह मेरे संरक्षक जैसे बन गए थे। 10वीं कक्षा में समय ज्यों ज्यों बीतता जाता चिंता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी, क्योंकि इन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा के एक छात्र चिंतामणि सिंह के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए थे। वे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे। चिंतामणि सिंह परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे, जो जिगरसंडी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाले जमींदार थे। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे, जिनका एक बड़ा कारण था उनकी मिर्गी रोग से पीड़ित होना। वे समय समय पर कक्षा में ही बेहोश होकर गिर जाते थे। वो मुझे हमेशा अपने पास बैठाते और कहते कि ज्यों ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने की शुरुआत हो, मैं तुरंत उन्हें पकड़कर जोर जोर से हिला दूँ। ऐसा करने से बेहोशी समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा वैसा ही करता था। चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह, देखिए चिंतामणि के पिता हैं लक्ष्मी नारायण सिंह, बहुत नामी वैद्य थे जो स्वयं उनका उपचार करते थे। चिंतामणि सिंह मेरे घर की परिस्थिति से पूरी तरह परिचित थे। वे मुझसे कहते कि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए मैं उसे खाली समय में उन्हें संक्षेप में समझा दिया करूं। मैं वैसा ही करने लगा। छुट्टियों के दिन में वे अपने घोड़े पर चढ़कर मेरे घर आ जाते। उनके घर में एक अत्यंत उम्दा किस्म का सफ़ेद घोड़ा पाला जाता था, जिसकी चर्चा उस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी। वे जब भी घोड़ा लेकर आते, दलित बस्ती के हर उम्र के लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे, जो मेरे गांव के करीब 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित चक्रपानपुर के रहने वाले थे। महेंद्र सिंह के घर में हाथी पाला जाता था। वे भी कभी कभी अपने महावत के साथ हाथी पर बैठकर मुर्दहिया के जंगल स्थित पीपल तथा बरगद की डालियां काटकर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। पत्ते समेत इन डालियों को हाथी बड़े चाव से खाते थे। महेंद्र सिंह अपने गाँव लौटते हुए हाथी पर बैठे बैठे मेरे घर के सामने आ जाते और दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी, किंतु घर वालों की निगाह में आवारा गर्द हो गया था। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। मैं उस दिन सुदेसर पाणे के खेत की जौ की बुआई के बाद समतल करने के लिए हेंगा चलाने गया था। साथ में पिताजी भी थे। घर पर मेरी अनुपस्थिति के दौरान नग्गर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बताया कि मैं सुदेसर पाणे के खेत पर गया हूँ। चिंतामणि सिंह अपना घोड़ा लिए पूछते हुए सुदेसर पाणे के खेत पर आ गए। उस दिन वे बहुत द्रवित हो गए थे। वो मुझे लेकर मेरे घर के दक्षिण में स्थित गुदिया नामक सिवान के पास कुएं पर बैठकर बड़ी देर तक बात करते रहे। वहीं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रोज शाम को उनके गांव जाकर रात में टिककर उन्हें पढ़ाऊं और रात का खाना उनके घर में ही खा लिया करूं। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैं घर के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही यह बात की भी खुशी थी कि अब मेरी माँ को रात में अधपेटवा खाना से कुछ राहत मिल जाएगी। उन्हीं दिनों स्कूल के मंदिर पर दशहरे का मेला लगा हुआ था। परंपरा के अनुसार, यहाँ देखिएगा, दशहरे का मेला लगा था। परंपरा के अनुसार इलाके के कई जमींदार अपने हाथी घोड़ों के साथ मेले की दौड़ में हिस्सा लेंगे। चिंतामणि सिंह के चाचा बहुत अच्छे घुड़सवार थे। उस मेले में वे अपने घोड़े को हवा की तरह उड़ाए थे। इसी मेले के दूसरे दिन से मैं रोज शाम को करीब 1.5 घंटे पैदल चलकर चिंतामणि सिंह के गाँव जिगरसंडी चला जाता था। उनका एक बहुत बड़ा मकान था, जिसके बगल में एक बहुत लंबा चौड़ा अलग से बरामदा था, जिसमें उनके 22 जोड़ी बैल बांधे जाते थे।
उसी बरामदे से सटे 3-4 कमरे थे। एक कमरे में उनका घोड़ा बंधा रहता था, एक अन्य कमरे में रात में उनके 2 दलित मजदूर सोते थे, जो बैलों की देखभाल के लिए रखे गए थे। रात में चिंतामणि सिंह अपने घर में से खाना लाकर एक मजदूर की थाली में डाल देते थे। मैं जब खा लेता था तो वे मजदूरों को खिलाते थे। रात में वे मुझे इतना ज़्यादा खिला देते थे कि सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद वहीं एक कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया था, जिस पर बैठकर मैं चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था। जब चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था, मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता वे थोड़ी देर बाद ऊँघने लगते थे। मैं उन्हें जगह जगह कर पढ़ने पर मजबूर करता। वे देर रात सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते थे और मैं उन्हीं मजदूरों के कमरे में सो जाता था। सवेरा होते ही मैं अपने गाँव वापस आ जाता। इसके बाद मैं स्कूल जाता था। वे गणित, रेखागणित, अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उक्त दिन तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिना उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था तथा कुछ समय के लिए मैं एक गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। घर से भागने की कल्पना बार बार जागृत हो जाती थी। स्वतः स्फूर्त ढंग से यह विचार भी उत्पन्न होता रहता कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर बुद्ध की तरह भाग जाऊं। ऐसा सोचते सोचते मैं एकदम गंभीर हो जाता था। ऐसा देखकर चिंतामणि सिंह बार बार गंभीरता का कारण पूछते। मैं उन्हें हर बार बहका देता और कहता कि कोई कारण नहीं है। इसी तरह चिंतामणि सिंह के घर पर एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षक लगता। उनके 22 जोड़ी बैल का एक कतार में गड़ी हड्डियों में एक साथ चारा खाते हुए बड़ा मोहक दृश्य पैदा कर देते थे। उनके सारे बैल हष्ट-पुष्ट होते थे। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में सुत्त पिटक में वर्णित प्राचीन कौशल क्षेत्र का वह ब्राह्मण याद आ जाता है, जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहा करता था। एक बार उसके गांव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुखों पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते हैं। जब वह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा था तो रास्ते में सोच सोचकर बड़बड़ाता जाता कि बुद्ध शायद इसलिए सुखी रहते होंगे क्योंकि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनके अन्नागार में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं पड़े होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी पत्नी रोज सुबह पाद प्रहार से उन्हें जगाती नहीं होगी, आदि आदि। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने तक मैं उन्हें पढ़ाने जिगरसंडी जाता रहा। उधर महीने में एक बार मंगरपुर वाले लाल बहादुर सिंह अपना एक्का लेकर मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते थे और वहीं से मुझे लेकर बरहलगंज बाजार चले जाते थे। बरहलगंज बाजार में भी एक देसी शराब खाना था, जहां बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराब खानों में 2 प्रकार की मिट्टी का भरुका होता था, एक छोटा तथा दूसरा उससे दुगना बड़ा। छोटे भरुके में 8 आने तथा बड़े भर में 1 रुपए की शराब मिलती थी। इन भरुकों को लोग चुक्कड़ कहते थे। शराब खाने के सामने विभिन्न प्रकार के चिकनों के ठेले लगे रहते थे। चने की मसूर दाल, घुघरी, तली हुई कलेजी, मछली आदि को चिकना कहते थे। पहली बार शराब पीने की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ था और हमेशा उसके साथ चल देता था। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वे मेरे लिए छोटा तथा अपने लिए बड़ा चुक्कड़ लाते। विभिन्न चिकनों के साथ मैं 2 छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह 4 बड़े चुक्कड़ पी जाते थे। इस तरह वे मुझे खिलाने पिलाने में खूब खर्च करते। वे जब भी मुझे बरहलगंज के शराब खानों में ले जाते, मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गांव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर वे मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते थे। बहने यानी सवेरे पढ़ल जाइया कहकर वे स्वयं सोने चले जाते थे। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी माँ शंकर भगवान की प्रार्थना करते हुए उनकी मृगी ठीक हो जाने की गुहार लगाती रहती थी। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा का फाइनल परीक्षा होने वाली थी। मुश्किल से 2 महीना बाकी था, इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी।
उन्होंने एक नया सुझाव मेरे सामने रखा। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह उनके सगे चाचा थे, जो उनके संयुक्त परिवार में रहते थे। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव में आने जाने से मुझे काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल पर टिककर रात में पढ़ाई की जाए। अतः वे अपने चाचा से रोज स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे। उन्हीं के गाँव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह तथा मोहम्मद हनीफ ने भी वही टिककर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। चिंतामणि सिंह का एक नौकर उनके घर से रोज शाम को चावल, दाल, आटा, सब्जी आदि लाकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता था तथा रात का खाना वहीं पकाकर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकवाए। उस दिन उन्होंने इस तथ्य को रहस्योद्घाटन किया कि उनके घर में 3 साल से कम पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार उनके घर में सन 32 से लेकर यानी 64 तक हर साल के मन चावल अलग अलग मिट्टी से बने बड़े बड़े कूड़ों में रखे हुए हैं। उनकी संपन्नता का एक छोटा सा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जा सकता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया तो उनकी प्रतिक्रिया थी, इतना पुरान चाउर में तो ढोला रेंगत हुई है। 10वीं के फाइनल इम्तिहान से पहले 2 महीने तक हम उस प्राइमरी स्कूल पर रात में टिककर पढ़ाई करते रहे, या यूँ कहे कि पढ़ाता रहा और वे पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण तब तक के मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज़्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं। इस बीच मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया था। 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। कुल 30 रुपये फीस जमा करना था। उन दिनों 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस के रूप में जमा कर दिए। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि और भी जरूरत पड़ने पर वे सहायता करते रहेंगे। स्कूल के एक अन्य अध्यापक रामवृक्ष सिंह जी, जो पीटी मास्टर थे, ने भी सहायता की पेशकश की। स्कूल में उनकी ख्याति एक सुरीले गायक के रूप में भी थी। रामवृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। मैंने रामवृक्ष सिंह से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, किंतु उस चिंताजनक संकट की घड़ी में ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। 5 विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था, जिसका अर्थ यह था कि वहां हमें 1 महीना टिकना है। चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्र बली सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी छत्रियों का बोलबाला था तथा मारपीट के लिए कुख्यात थे। यह कॉलेज बहुत विशाल था, जहां करीब दर्जन भर हाई स्कूलों की परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिससे परीक्षा के दौरान स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों से जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे, वे अपने ही स्कूलों के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते कोई छात्र गंभीर चोट लग जाने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते थे। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए, ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था। चिंतामणि सिंह ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके पूरे महीने का किराया 5 रुपये था। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। मकान मालिक के इस शर्त से चिंतामणि बहुत परेशानी में पड़ गए थे, किंतु इसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अतः अपने मंगलपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार के बेटे दीपचंद, जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र थे, से मिलकर मैंने मकान संकट के बारे में बात की। दीपचंद स्वयं चंडेसर से करीब
1 किलोमीटर पश्चिम घर वाले मोड़ पर एक दलित के घर 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। वे मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। यह बस्ती काफ़ी विशाल थी, जिसमें कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही एक परिवार के मालिक थे रूपराम। मालिक का नाम था रूपराम। वह मुफ्त में मुझे मेरी पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 में परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते में ही उन्हीं हाई स्कूल के स्वर्ण छात्रों ने हाकी से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण से मैं काफ़ी भयभीत हो गया था। रहने का इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला आया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी, अतः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने का राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा बृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन तक सुदेशर पांडे के यहाँ किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर छोड़ रखी थी, ताकि वह इम्तिहान स्थल पर मेरे खान पान के काम आ सके। बनी में मिले जौ को लाकर मेरी माँ ने जाता में पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दिया। साथ में कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी था। पिताजी ने सुदेशर पांडे से 10 रुपये उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिया। इसी पूंजी के साथ गठरी मोटरी लिए मैं जहानाबाद पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर इक्के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंच गया। जिस इक्के से मैं चंडेसर जा रहा था, उसका इक्कावान घोड़े को चाबुक से मारता, किंतु गालियां बहुत ज़्यादा देता था। उसके अंदर मेरे नग्गर चाचा की छवि एकदम साकार हो उठती थी। उस दिन करीब 3 घंटे के सफ़र में 3 घंटे के सफ़र में वह घोड़ा सैकड़ों गालियों से नवाजा गया। इक्केवान के व्यवहार में से मैं सहम गया था। ऐसा लगता था मानो वे सारी गालियां मुझे पड़ रही थीं। चंडेसर पहुंचने के बाद इक्का से उतरकर मैं करीब 1 किलोमीटर दक्षिण स्थित दलित बस्ती में रूपराम के घर पहुंचा। उनके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। देखिए, छात्र का नाम है दर्शन। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के एक दिन पूर्व शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया था, ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करा सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले से ही तेज बहादुर और मोहम्मद हनीफ वहाँ मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरालाल की, जो बात की बात में गालियां दे पड़ते थे। मुझे देखते ही हीरालाल ने कहा, "का रे चमरा, ता एहों आ गई ले?" इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। मेरा इतना कहना था कि हीरालाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपट पड़े, और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े वे तब तक मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। ये वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमरा चमरा शब्द का इस्तेमाल करते थे। देखिए कितने चांटे मारे थे, तो 4 चांटे मारे थे, इस्तेमाल करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने के पहले उन्होंने मुझे यह कहकर धमकाया, "देखा था तू कैसे इम्तिहान देला।" हीरालाल के व्यवहार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जातीय हिंसा के लिए कुख्यात चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी नहीं करवा सका। बड़े दुखित मन से मैं आंसू बहाते हुए रूपराम के घर वापस आ गया, और मुझे अत्यंत परेशान देखकर वे कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैंने घटना बयान कर दी। वैसा सुनते ही रूपराम उठकर खड़े हो गए और पास पड़ोस के लोगों को बुलाने लगे। वे कहते रहे कि अभी बस्ती में 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़कर वापस आ जाते हैं। बिरादरी के लइकवन के ई गुंडवा हर साल पीटी देला, इन पर रोक लगे के चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपराम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी में लगे हुए एक नुकीले भाले के साथ बाहर आ गए। उस दिन रूपराम का रूप देखते ही बनता था। वे अत्यंत उत्तेजित थे। यद्यपि वे मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। यदि मैं रूपराम की उत्तेजना का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। मैं बार बार यही सोचने लगा कि यहाँ तो रूपराम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गांव चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने रूपराम को जैसे तैसे शांत किया। मैंने जब उनसे कहा कि यदि हम हिंसक लफड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की परीक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत होकर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया। किंतु जिस दिन हमारी परीक्षा होती, रूपराम हमेशा 4-5 लठैतों के साथ हमारे परीक्षा स्थल तक पहुँचाकर
वापस आ जाते थे तथा 3 घंटे बाद वे पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर लाते थे। इस तरह चंडेसर के उस अपरिचित वातावरण में रूपराम मेरे लिए एक विश्वस्त संरक्षक सिद्ध हुए। सबसे ज़्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च 1964 को था, क्योंकि अंतिम दिन परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती थी। यहाँ हम याद कर लेंगे एक बार कि पहली परीक्षा कब थी, 4 मार्च को, और अंतिम परीक्षा 28 मार्च को था। गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती थी। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की अंतिम शुरू दिन अंग्रेजी की थी और अंतिम दिन अर्थशास्त्र की परीक्षा थी, जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा के समय रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान रहे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होते ही वे मुझे लेकर अपने घर आए। वास्तव में मैं ही हीरालाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। यह भय इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मैंने डर के मारे परीक्षा के दौरान चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने से एकदम मना कर दिया। इसका एक कारण यह भी था कि हीरालाल चिंतामणि सिंह के निवास से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि यदि उनके अपने खिलाफ जातीय हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस की झूलानट की तरह इधर से उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस के झूलानट की तरह इधर से उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं 19 यहाँ लाइन फिर दोहरा दिया है। मैं अंतिम परीक्षा के बाद मैं 19 मार्च 1964 को चंडेसर से वापस अपने गांव धर्मपुर लौट आया। मैं पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा। मेरी माँ और दादी मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंतित रहीं। अतः घर वापस आने पर सबसे ज़्यादा खुशी इस इम्तिहान के बाद 3 महीने की छुट्टियां थी, किंतु भविष्य पूर्णतः अनिश्चित। बड़ी बेकरारी से परीक्षाफल का इंतजार होने लगा था, जो मध्य जून के आसपास निकलने वाला था। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हमारी करियात में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसका मतलब यह था कि सिर्फ चंडेसर या आजमगढ़ में टिककर पढ़ना संभव हो सकता था। कुल मिलाकर यह सब कुछ मेरे लिए असंभव था। यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। इसी लंबी छुट्टी के दौरान पिताजी ने एक बार फिर मुझसे सुदेसर पंडे के खलिहान में दवरी में लगा दिया। साथ ही साथ उनका रहट भी हाँकना पड़ता था। बीच बीच में दलित बस्ती की आती जाती बारातों में शास्त्रार्थ के लिए मेरी खूब मांग होती रहती थी। ऐसे ही एक बारात हमारी बस्ती के करीब 10 किलोमीटर दूर मंदे नामक गाँव में गई थी। वहाँ मेरे चचेरे चाचा बिशु के बेटे जगलू की शादी होने वाली थी। मजलिस के दौरान शास्त्रार्थ शुरू हो गया। घराती पक्ष ने अपने को हारता पाकर खींचवश लाठियां निकाल लिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो गए। मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा ने चिल्लाकर बारातियों से कहा कि वे घरातियों पर हमला बोल दें। अंततोगत्वा मंदे गांव के कुछ बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया, किंतु बाराती नग्गर चाचा के नेतृत्व में बिना खाए पिए अपने गाँव वापस चल दिए। हम सब मंदे गाँव से बाहर पहुँचे ही थे कि घराती पक्ष के लोग दौड़ते हुए आए और बारातियों के पैरों पर गिरना शुरू कर दिए। बारात वापस लौटने पर राजी हो गई, किंतु नग्गर चाचा ने शर्त पेश कर दी कि घराती पक्ष सुअर भात खिलावे। इसी शर्त पर बारात मंदे वापस गई और घर वालों को सुअर भात का इंतजाम करना पड़ा। उस दिन दोपहर का खाना हम सभी देर शाम को खाकर अपने गांव रात में वापस आए थे। मंदे की घटना से गांव में मैं बहुत सम्मानित हुआ था। विशेष रूप से जब नग्गर चाचा खुश होते थे तो मुझे लगता था कि अब भविष्य में पढ़ने वाली समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि घर में उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता था। इस बीच जिस दिन सुदेसर पांडे के यहाँ काम नहीं होता, उस दिन मैं गाय भैंसों को लेकर मुर्दहिया पर चराने चला जाता था। इसी तरह छुट्टियों के दिन बीतते रहे। एक ऐसा ही दिन 27 मई 1964 का था। मुन्नर चाचा गांजा लेने अमठा गए थे। वापस घर आने पर उन्होंने बस्ती में सबको बताना शुरू कर दिया कि उन्हें अमठा के ठाकुरों से पता चला है कि नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। नेहरू जी की मौत पर सबसे ज़्यादा अविश्वास मुझे हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि नेहरू जैसा बड़ा आदमी कैसे मर सकता था। उन दिनों हमारे पूरे गांव, यहाँ तक कि आसपास के किसी भी गांव में किसी भी के भी पास रेडियो या ट्रांजिस्टर नहीं था। अखबार की कल्पना तो बिल्कुल असंभव थी। अतः सूचना का कोई साधन न होने से अटकलबाजियों का बाजार गर्म था, किंतु शाम होते होते चारों तरफ गाँव में यह खबर फैल गई। व्यक्तिगत रूप से मैं नेहरू जी की मृत्यु से बहुत दुखित हुआ था। उस दिन गांव के कई ब्राह्मणों ने रात का खाना नहीं खाया। 7 साल पूर्व 1957 के आम चुनाव के दौरान
कौड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा द्वारा नेहरू के बारे में बताई गई वे बातें कि वे रूस से सीखकर सामूहिक खेती चकवट बीच हाई स्कूल के परीक्षाफल से निकलने के दिन नज़दीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर थी। उन दिनों परीक्षाफल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षाफल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था, जिसमें नाम और रोल नंबर दोनों होता था। ऐसा गजट शहर के कुछ अखबार विक्रेता खरीदकर अपने पास रोडवेज स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आना लेकर परीक्षाफल दिखाते थे। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 6 जून 1964 को परिणाम आने वाला है। मेरे जैसे तमाम छात्र भागे भागे जहानागंज पहुंचे। वहां आजमगढ़ से आने वाले हर एक इक्का सवार पैसेंजरों से हम निराशा होती थी। इस तरह 6 जून से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक हम प्रतिदिन जहानागंज जाते रहे और शाम तक वहीं रहकर पैसेंजरों से नकारात्मक उत्तर पाते रहे। परीक्षाफल के इंतजार के दौरान जहानागंज के एक विचित्र साधु छात्रों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन गए थे। जहानागंज बाजार और आजमगढ़ जाने वाली सड़क के बीच एक बगीचा था। वहीं एक पेड़ के नीचे साधु बाबा रहते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे पूर्णतः मौनव्रती थे, किंतु सबसे ज़्यादा हैरत में डालने वाली बात यह थी कि वे वर्षों से 24 घंटे खड़े रहते थे। वे खड़े खड़े ही सोया करते थे। वे 2 नज़दीक वाले पेड़ों से में एक मोटा रस्सा बांधे रखे थे। कभी कभी उसी रस्से पर अपना सिर लटकाकर आराम कर लेते थे। कुछ पूछने पर वे एक स्लेट पर खड़िया से लिखकर उत्तर देते थे। हमेशा खड़े रहने के कारण लड़के उन्हें खड़खड़िया बाबा कहते थे। मैं भी अन्य लड़कों के साथ खड़खड़िया बाबा के यहाँ चला जाता था और उनसे पास होने के लिए आशीर्वाद मांगता। बाबा लिखकर दिखाते थे कि हम पास हो जाएंगे। धीरे धीरे खड़खड़िया बाबा के यहाँ छात्रों की भारी भीड़ जमा होने लगी। अतः बाबा ने एक एक का उत्तर देने के बदले स्लेट पर यह लिखकर कि तुम सभी पास हो जाओगे पेड़ पर टांग दिया। जाहिर है बाबा उत्तर लिखते लिखते ऊब गए थे। आखिरकार परीक्षाफल निकलने के एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून को परिणाम अवश्य ही प्रकाशित हो जाएगा। उस दिन मैं पड़ोस के गांव मठिया में कुबेर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षाफल देखने आजमगढ़ रवाना हो गया। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा था कि घनघोर बारिश होने लगी। चंडेसर के बाहरी हिस्से में सड़क पर दोनों तरफ अनेक पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। मैं बुरी तरह भीग गया था। वहीं एक पीपल की घनी छाया के नीचे खड़ा होकर पानी बंद होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सहपाठी करमवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और बोले, "त कहाँ जात हुए रे? त फर्स्ट आ गईल हुए।" उन्होंने यह भी बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। वे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। मेरे साथ कर्मवीर सिंह पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े। 8 आने देकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास थे, यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए थे। सबसे ज़्यादा मुझे दुख था यह देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे, हीरालाल भी फेल थे। यहाँ तक कि मेरी अपनी अनुभूति का सवाल था। वह खुशी से कहीं ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी। जिस परिस्थिति में मैंने इम्तिहान दिया था उसमें इस तरह के परिणाम की आशा बहुत कम थी। मेरा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि बाबा हरिहर दास के उस स्कूल में पहले कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी से में पास नहीं हुआ था। इस स्कूल का स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। चंडेसर से परीक्षा फल देखने के बाद वापस लौटते हुए उस पीपल के पेड़ के पास पुनः रुककर मैंने उसकी जड़ों को प्रणाम किया, जिसके नीचे कर्मवीर सिंह ने सबसे पहले परिणाम सुनाया था। उस वक्त मैं बहुत अंधविश्वासी हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो बुद्ध की ही तरह पीपल के नीचे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया है। उस समय मैं एक अजीब अनुभूति से गुजरा था। जहानागंज पहुंचकर मैंने एक बार फिर खड़खड़िया बाबा को प्रणाम करके उन्हें बताया कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उन्हें स्लेट पर लिख कर दिखाया। आगे भी जब घर वापस पहुंचकर मैंने परीक्षा फल बताया तो विशेष रूप से मेरी दादी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिशन
धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। बाबा के घर आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टाप कैले की ध्वनि गूंज उठी। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु वे सभी पुनः यह बताना नहीं भूलते थे कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। वे यह भी कहते थे कि अगर जगजीवन राम को पता चल जाए कि यह लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया है तो वे 2-3 हजार रुपये महीने की नौकरी तुरंत दिला देंगे। कौन दिला देगा? जगजीवन राम। ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतारू थे। ऊपर से 2-3 हजार रुपये की नौकरी की महत्वाकांक्षा से पूरा घर ही बेकरार हो गया था। प्रथम श्रेणी में मेरा पास होना ही मेरे लिए नई दुर्गति लेकर आया। सन 1964 से तो केंद्रीय मंत्रियों का भी वेतन 2-3 हजार रुपये नहीं होता था, किंतु मेरे गाँव के ब्राह्मणों ने यह विशेष तथा नया वेतनमान मेरे लिए ना जाने कहाँ से निर्धारित कर रखा था। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया था। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका बिल्कुल परिपक्व हो चुकी थी। बोध गया से लेकर मुर्दहिया तक तथा चंडेसर तक के वे तमाम पीपल के पेड़ मेरी कल्पना में झूमने लगे थे। मन में यह विचार भी उठता कि दादी द्वारा भरूकी में भरकर 37 बिस्टोरिया गड़े चांदी के सिक्कों को चुराकर घर से भाग जाऊं, किंतु तुरंत यह सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे भागने पर दादी उन सिक्कों को मुझे अवश्य दे देती, किंतु घर से कभी भागने नहीं देती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा होशियार सा रो रो कर प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आते थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि चिंतामणि फेल हो गए थे। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हाई स्कूल पास करने के बाद हम एक ही कॉलेज में आजमगढ़ जाकर पढ़ेंगे और साथ ही रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि वे अपने घर से हर माह 10-20 किलो चावल दाल आदि लाया करेंगे, जिससे हम दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बदले वे चाहते थे कि मैं उन्हें पढ़ाई में सहायता करता रहूं, किंतु उनके फेल होने के साथ ही ये सारी योजनाएं धराशायी हो गई। मैं घबराकर एक दिन के लिए अपने नानिहाल तरवा चला गया। मेरे चचेरे मामा राम खिलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध, ये देखिए, राम खिलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता था। हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपये महीना वजीफा मिल जाता था, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजमगढ़ के मातबरगंज मोहल्ले में लाल डिग्री के पास एक सरकारी हॉस्टल है, जिसमें दलित लड़कों को मुफ्त में रहने दिया जाता है। राम खिलावन मामा उसी हॉस्टल में स्वयं रहते थे। उनके द्वारा दी गई यह जानकारी मेरे लिए युगांतरकारी सिद्ध हुई। उन्होंने मुझे 1 जुलाई 1961 को आजमगढ़ आकर उसी हॉस्टल में मिलने के लिए कहा। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों जो वजीफा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 में मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। 30 जून 1964 की सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के हुजूम से भर उठा। गृह त्याग की इच्छा अपनी चरम सीमा पर थी। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच में बुरी तरह उलझकर रह गया था। उस दिन मैं निरुद्देश्य अपने गांव के तीनों मोहल्ले को जोड़ने वाली पगडंडियों के आर पार गया और लौटकर वापस आया। इस दौरान ग्रामीण देवी चमेरिया माई और ग्राम देवता डीह बाबा और ब्राह्मणों के देवता बरम बाबा आदि सबके सामने शीश नवाकर मैंने मनौतियों की भरमार कर दी थी। उन दिनों हमारे गाँव में बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता था तो लोग उसे दिशाशूल कहकर अशुभ मानते थे। कौन कौन दिन? बृहस्पतिवार और शनिवार अशुभ मानते थे। अतः दिशाशूल मिटाने के लिए एक दिन पीछे वाली शाम को गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर लोग गंतव्य मार्ग में किसी पेड़ की डाली से लटका देते थे। फिर दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल देते थे। इसी दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने भी इस टोटके का सहारा लिया। मेरी माँ के पास एक छोटा सा बहुत पुराना बक्सा था, जिसे वह अपनी शादी के बाद तरवा गाँव से लाई थी। इस बक्से को वह हमेशा अपनी खटिया के नीचे रखती थी। यद्यपि उसमें कोई सामान नहीं होता था। घर से भागने के पूर्व संध्या में मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में
से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चिथड़े में बांधकर माँ के बक्से में रख दिया था और अंधेरा होते ही उस बक्से को सबकी नज़र से बचाते हुए ले जाकर नटिनिया की झोपड़ी में यह कहकर रख दिया था कि कल बरहलगंज बाजार से कुछ की चोरी मैंने इसलिए की थी ताकि नहीं कुछ की चोरी मैंने इसलिए की थी ताकि घर से भागने के बाद मैं उसमें आटा दाल आदि खाद्य सामग्री रख सकूं। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह भसूर में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नज़र से बचते हुए नटिनिया की झोपड़ी पर पहुंच गया। वहां रखे बक्से में रामचरितमानस और गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। उसमें 2 मुट्ठी सत्तू तो पहले से ही था। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से के काख में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुर्दहिया के बाएं वाली पगडंडी पर चला था कि पीछे से दौड़ते हुए नटनिया ने आवाज़ दी, ओहर कहवा जात हवे रे बाबू? तता बरहलगंज जाए खातिर टोटका कैले रहले। जाहिर है बरहलगंज जाने के लिए मुर्दहिया के दाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। जब मैंने कहा कि जहानागंज के बाजार से सामान लाना है तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे गांव वालों को आभास हो चुका था कि अब मैं वहाँ ठहरने वाला नहीं था। अतः नटिनिया को भी ऐसा लगा कि मैं गांव छोड़कर भाग रहा था। इसलिए उसने कई बार इस बात को दोहराया कि अब लौटी के ना आईवे कारे बाबू। वह मुझे बातों में जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि किसी घर वाले ने देख लिया तो शायद भाग नहीं पाऊँ। देर हो रही है, ऐसा कहकर मैं तेजी से आगे चल पड़ा। क्षण भर के लिए नटिनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसलिए बोल पड़ी, पिपरा के गिधवा बटैल हुए। उसके द्वारा बके गए इस वाक्य ने मुझे एकाएक विचलित कर दिया था। गिद्ध हमारी मुर्दहिया की अमूल्य निधि थी। वह किसी जीव का प्राण चाहे जैसे निकले, उसके संपूर्ण अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ इन्हीं गिद्धों में थी। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था, मुर्दहिया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रियस्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था अम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटनिया का। देख लीजिएगा कि अम्रपाली जो भूमिका निभाती है वही लेखक के लिए नटनिया की भूमिका थी। इन सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गई मेरी अशकुन वाली छाया। चेचक से जिस दाईं आंख की रोशनी चली जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी थी जितनी की रोशनी वाली आंख से। जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन प्रक्रिया का शिकार हो गया। इस दौर से गुजरता हुआ जब मैं गाँव की सिवान भरथैया की झील के पास पहुंचा तो एकाएक इच्छा हुई कि गाँव के जोगी बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं। अतः उस घने जंगल की स्थित झोपड़ी की तरफ मैं मुड़ गया। काख में दबा बक्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी ही आदर्श स्थिति में याद आते हैं सदाबहार क्रांतिकारी चे गेरुआ, जो मास्को से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद क्रांतिकारी बने थे। क्यूबा का क्रांति के बाद जब वे फिडेल कास्त्रो के मंत्रिमंडल छोड़कर लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में क्रांति के उद्देश्य से चुपके से भाग रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे पैरों के पास 2 बक्से थे, एक में दवाइयाँ भरी थी और दूसरे में हथियार। मैं फसलों के बीच से जंगल के लिए रवाना हो गया। खैर, उस समय मेरे अंदर ना तो चे गुआरा जैसे विचार थे, ना बक्से में हथियार था। इस बीच जब मैंने जोगी बाबा को उनकी झोपड़ी के पास खड़ा देखा तो उनके पैरों पर गिरने से पहले मेरे मुंह से निकल पड़ा, बाबा। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा बाबा वैसन जयबा काशी काबा, बड़ा सा सतिया सहबाराम। यहीं पर हमारा 6ठा जो अध्याय है वो ख़त्म होता है। 7वें अध्याय का वाचन जो है आजमगढ़ में फाका काशी, उसका वाचन हम अगले कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।